अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपके साथ एक और वीलॉग लेके। आज के इस वीलॉग में मैं आपके सामने वो फैक्ट्स, वो हक़ाइक़ रखूँगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि डोनाल्ड लू ने कांग्रेसमैन के सामने जो बयान दिया वो झूठ था। इसके अलावा शाहिद आफरीदी की स्टेटमेंट का बड़ा चर्चा है। वो आजकल किससे मुलाकातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या उनका मकसद है, टारगेट क्या है, क्या अचीव करना चाहते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ जो सलूक किया जा रहा है, इसके पीछे कौन है, किसने इसके अहकामात जारी किए हैं, ये तमाम तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले डोनाल्ड लू से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डोनाल्ड लू जिनका हमने 2022 में सुना कि जब ये रजीम चेंज हुआ, अब वो ये कहते हैं कि जी मैं तो उस साजिश का हिस्सा ही नहीं हूँ, मैं तो उस कंस्पिरेसी का हिस्सा ही नहीं हूँ। मैं जैसा कि ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि देखिए उनके पास कोई इसकी जस्टिफिकेशन या कोई एक ऐसा एविडेंस नहीं है कि जिस पर वो ये कह सकें कि जी मैं इस साजिश का हिस्सा नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि वो ख़ुद उस वक्त के एम्बेसडर असद मजीद की स्टेटमेंट जो यहाँ पर साइफर केस में उन्होंने दी, कि जिसमें उन्होंने कहा कि कोई कंस्पिरेसी नहीं थी, ये असद मजीद ने कहा, उसका हवाला दे रहे थे वो कि जी देखिए असद मजीद ने भी ये कहा कि कोई कंस्पिरेसी नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि डोनाल्ड लू ये बताते वहाँ पर कि जो असद मजीद ख़ान से उनकी मुलाकात हुई वो किस लिए हुई, क्यों उस मुलाकात की ज़रूरत पेश आई। ठीक। दूसरा, डोनाल्ड लू ने उस मुलाकात में साइफर के मुताबिक असद मजीद ख़ान को धमकी दी कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ठीक रहें और आपको सब माफ़ कर दिया जाए, तो इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया जाए और अदम एतमाद के ज़रिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए गिराया जाए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो सब माफ़ है, वरना फिर आपको इसके नताइज भुगतना होंगे। और ये सब इसलिए भी हुआ कि डोनाल्ड लू ने कहा कि जी चूँकि उन्होंने रूस का दौरा किया। अच्छा, अब अगर वो कहते हैं जी मैंने ऐसी बात ही नहीं की, मैं तो धमकी नहीं दी, मैंने कोई साजिश नहीं है मेरी तरफ से, इसी स्टेटमेंट में जो उन्होंने कांग्रेसमैन के सामने दी, रिकॉर्ड करवाई अंडर ओथ, उसी में वो धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की वजह से अगर ये मामलात आगे बढ़े और पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात बढ़े तो ये पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बिल्कुल वही अंदाज़ था, बिल्कुल वही अंदाज़ था। और एक डिप्लोमेट का यही तरीक़ाकार हुआ करता है, बात को इसी तरीके से कन्वे किया जाता है कि अगले को बात भी पहुंच जाए, मैसेज भी पहुंच जाए और कल को वो बैक ट्रैक भी कर सकें। लेकिन ये जो ईरान पाकिस्तान मंसूबे को लेकर जो उन्होंने बात की अपनी स्टेटमेंट में, ऑन रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया ने सुनी, इससे सब वाज़ेह हो जाता है कि इस बंदे ने आज भी धमकी दे रहा है, इसने तब भी धमकी दी थी, तब भी इसने पाकिस्तान को धमकी दी थी, पाकिस्तानी हुकूमत गिराने की धमकी दी थी कि ना गिराया तो फिर नताइज को भुगतना होगा। अच्छा, दूसरी तरफ ये कि अगर वो मीटिंग जो डोनाल्ड लू की और असद मजीद ख़ान की हुई, अगर वो बिल्कुल ही आम सी मीटिंग थी, मौसम पर बात हो रही थी, वाशिंगटन पर बात हो रही थी, न्यूयॉर्क पे बात हो रही थी, इस्लामाबाद शहर की बात हो रही थी, बीवी बच्चों की बात हो रही थी, कोई खाने पकाने की बात हो रही थी, कोई कपड़ों की बातें हो रही थी, मतलब गैर ज़रूरी बिल्कुल ही नॉर्मल रूटीन की बातचीत गपशप होती, तो असद मजीद को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि उस मीटिंग के फ़ौरन बाद वो फ़ॉरेन ऑफिस उसको रिपोर्ट करते हैं, और वो भी साइफ़र के ज़रिए, वो भी साइफ़र के ज़रिए। मतलब अगर आम मामूली बात होती तो असद मजीद ख़ान उसको रिपोर्ट भी ना करते, नंबर एक, और अगर रिपोर्ट करते भी तो साइफ़र के ज़रिए रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। कि अगर वो बिल्कुल ही एक आम सी, बिल्कुल ही सादा सी मुलाकात थी, वो मुलाकात जब हुई एक ऐसे शख्स से जो धमकी देने का उसमें एक रुझान है, उसने वो धमकी दी, उस मुलाकात के फ़ौरन बाद साइफ़र भेजा गया, जिसका असद मजीद ख़ान ख़ुद ये कहते हैं कि जो अहम और हसास मालूमात हैं वो साइफ़र के ज़रिए ही फ़ॉरेन ऑफिस पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, ये आप ज़रा सीक्वेंस समझते जाइए कि सीक्वेंस क्या है। असद मजीद ख़ान के साथ अहम मुलाकात, उस मुलाकात का साइफ़र के ज़रिए रिपोर्ट होना, रिपोर्ट करने वाला ख़ुद कहता है कि अहम और हसास मालूमात साइफ़र के ज़रिए रिपोर्ट होती है, और फिर अगर उस मुलाकात में कोई धमकी नहीं थी तो फिर असद मजीद ख़ान ने खुद, किसी और ने नहीं, इमरान ख़ान ने नहीं, पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले किसी और शख्स ने नहीं, असद मजीद ख़ान ने खुद एक ऐसे वक्त में जब पीटीआई की गवर्नमेंट भी जा चुकी है, यानी कि पीटीआई को कोई डर खौफ नहीं है कि जी पीटीआई की गवर्नमेंट है तो मुझे उनकी मर्ज़ी का कोई बयान देना है, खुद असद मजीद ख़ान ने अपनी साइफ़र केस में स्टेटमेंट में ये कहा कि मेरे ही कहने पर डिमार्श किया गया यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी इस्लामाबाद को, और इसी तरह से
यूएस स्टेट डिपार्टमेंट वाशिंगटन डीसी को। ये खुद असद मजीद खान कह रहे हैं। तो अगर कोई आम हवा में उड़ा देने वाली बात होती तो ये सब कुछ होना ही नहीं था। तो लिहाजा डोनाल्ड लू झूठ बोल रहे हैं, उनकी झूठ बोलने की हिस्ट्री है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जिस तरह उस दिन अपनी स्टेटमेंट में कहते हैं, वो भी शायद भूल गए बहुत से और लोगों की तरह कि अब ये सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ मिल जाया करती है, हर चीज़ रिकॉर्ड पर होती है, कोई चीज़ छुपती नहीं है। वहाँ पर बैठे हुए कहते हैं जी मेरी बीवी मेरे साथ अभी नहीं है, आई विश कि वो यहाँ पर होती। 30 साल पहले जब मैं पाकिस्तान में था तो मेरी बीवी से मुलाकात हुई पाकिस्तान में, और फिर इस तरीके से हमारी शादी हुई। वहीं पर एक और स्टेटमेंट डोनाल्ड लू की सामने आती है जिसमें वो नेपाल में मौजूद हैं और वो ये कहते हैं, या नेपाल में नहीं है लेकिन वो चूंकि इस रीजन के सेक्रेटरी तैनात हो चुके थे तो उन्होंने वो बयान दिया कि जी नेपाल से मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। 30 साल पहले जब मैं यहाँ पर था तो मेरी बीवी से मेरी मुलाकात हुई और फिर मेरी बीवी से शादी हुई और 26 साल शादी को हो चुके हैं और हमारे 2 बच्चे हैं और उन दोनों बच्चों के नाम भी जो हमारा यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा इस खित्ते में उस मुनासबत से रखे गए हैं। तो एक इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये झूठ बोलते हैं। ये एक तो झूठ सीधा सीधा फ़ौरन उसी वक्त पकड़ा गया, दूसरा धमकी का भी पता चल गया क्योंकि इसी स्टेटमेंट में उन्होंने धमकी एक और दे दी। पता चल गया कि इनका रुझान है, ट्रेंड है, इनका आदत है इनकी, ये धमकियां दिया करता है ये आदमी। तो लिहाजा डोनाल्ड लू का ये कहना कि मेरी तरफ से कोई धमकी नहीं थी, ये सरासर झूठ है। और पाकिस्तान में भी आफरीन है हमारे इन तर्जुमानों को, जो गवर्नमेंट के तर्जुमान हैं, कि जो फ़ौरन छलांग लगा के आके बैठ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। वहाँ पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात पे कर रहे हैं, आप तरजीहात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बेस पर की जा रही है कि जी डोनाल्ड लू ने कह दिया कि मैं इस कंस्पिरेसी का हिस्सा नहीं हूँ। अरे भाई, आप अगर डोनाल्ड लू की इस बात को मान रहे हो कि वो ये कहता है कि मैंने कंस्पिरेसी नहीं की, तो फिर इस बात को आप कैसे रद्द कर रहे हो कि जहाँ पर वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस में इरेगुलरिटीज़, बेज़ाब्तियाँ थीं और जिन हलकों में मसाइल हैं वहाँ पर री इलेक्शन होना चाहिए, वहाँ पर री इलेक्शन होना चाहिए। इस बात को आप रद्द कर रहे हो। मतलब अपनी मर्ज़ी की जो बात है वही मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। मतलब आपकी मर्ज़ी की जो बात थी आपने उसको घेर लिया, दबोच लिया और कह दिया कि ये ठीक है। और दूसरा, आप कैसी हुकूमत हो कि इतनी बड़ी बात कर दी और आपने उस पर तवज्जो कोई ना दी कि जी पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा और पाकिस्तान ईरान के जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ वो इससे मुतासिर हो जाएंगे। आप इस पर कुछ बोले ही नहीं, खामोश रहे। और आप तर्जुमान हैं और आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो और आपने इसकी तवज्जो नहीं दी। बस आपने सिर्फ अपनी जो ज़ाती बोगज़ है वो निकालने के लिए कि जी ये जो कहा गया था, जो बयानिया था साइफ़र का, ये झूठ था। वो तो मैंने साबित कर दिया कि डोनाल्ड लू आपके सामने कि झूठा आदमी है। इसके अलावा जी आगे बढ़ते हुए शाहिद आफरीदी साहब की जो स्टेटमेंट है बड़ा चल रही है। शाहिद आफरीदी साहब फरमाते हैं कि NRO तो सिर्फ इदारे की तरफ से होना चाहिए और इदारे के पास इख्तियार होना चाहिए, किसी वज़ीर आज़म के पास नहीं होना चाहिए। दरअसल आजकल शाहिद खान आफरीदी साहब चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उनको कोई जिम्मेदारी मिल जाए। भरपूर कोशिश कर रहे हैं, मानेंगे नहीं वो। उनकी पूरी कोशिश है कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई जगह मिल जाए। दूसरी ऑप्शन जिस पे वो काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनको किसी ना किसी तरीके से फेडरल में, मिनिस्ट्री में किसी में अड़ा दिया जाए और स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी उनके यहाँ, खेलों से मुतल्लिक कोई काम उनके सुपुर्द कर दिया जाए। ये उनका दूसरा मकसद है। यानी कि दोनों में से एक ऑप्शन पे वो चाह रहे हैं कि या तो वो फेडरल कैबिनेट का हिस्सा बन जाएं इस तरीके से, या फिर ये कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उनको जगह मिल जाए। दो बातें। तीसरी बात, वो ये चाहते हैं कि जो उनका दामाद है शाहीन आफरीदी का वो चाहते हैं कि जो T20 वर्ल्ड कप इस साल होने जा रहा है, शाहीन आफरीदी की कप्तानी उसके पास रहे, जो कि ख़तरे में नज़र आ रही है कि शादाब और रिजवान उससे बेहतर कप्तान हैं। उन्होंने अपनी टीम्स को बेहतर लीड किया है, ज़्यादा कंपोज्ड हैं और उनकी शाहीन आफरीदी की बतौर T20 कप्तान जो कारकर्दगी थी वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी और एज अ बॉलर भी कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो सिर्फ उस मामले को सीमेंट करने के लिए मोहसिन नकवी साहब से जाकर ख़ास तौर पे मिले हैं इस्लामाबाद में इंटीरियर मिनिस्ट्री में, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब वफाकी वज़ीर दाखिला हैं और वहाँ पे बाकायदा तस्वीरें भी खिंचवाई गई हैं। यानी कि ये उस चीज़ को वो रद्द नहीं कर सकते कि मैं वहाँ इंटीरियर मिनिस्ट्री नहीं गया हूँ और मेरी वहाँ पर कोई तस्वीरें नहीं हैं। वहाँ पे लोगों के साथ इन्होंने, एक आदमी का नाम मैं आपको बता देता हूँ, शोएब साहब हैं, उनके साथ आपकी तस्वीर है और वो तस्वीर मैंने खुद देखी है। तो आप इस चीज़ को काउंटर नहीं कर सकते और मकसद सिर्फ यही है कि वहाँ पर जाकर मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात करके शाहीन आफरीदी की जो कप्तानी है उसको पक्का करना कि उसको ना हिलाया जाए। दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुझे कोई जगह मिल जाए, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि मोहसिन नकवी साहब
वज़ीर दाखिला भी हैं, इधर ये भी इनके पास काम है, तो दोनों कामों की वजह से उनके लिए मुश्किल हो जाएगा हैंडल करना, मैनेज करना, तो लिहाजा उनको एक सपोर्ट के लिए बंदा चाहिए। तो वो शाहिद आफरीदी अपने आप को पेश करना चाह रहे हैं। इस वजह से वो कहते हैं कि जी इदारों के पास ये NRO होना चाहिए, मतलब बिटवीन द लाइन वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी इदारे चाहेंगे तो इमरान खान साहब को माफ़ी तलाफ़ी होगी। मैं तो ये पहले भी कह चुका हूँ कि जी अगर यही करना था तो फिर इलेक्शंस करवाने की क्या ज़रूरत थी, 50-60 अरब रुपया खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। यही जो केयरटेकर सेटअप था, इस केयरटेकर सेटअप को चलाते रहते, निज़ाम चलता रहता, काम होता रहता, ना हमें 50-60 अरब रुपया खर्च करना पड़ता। यही 50-60 अरब रुपया हम किसी और तरफ खर्च कर देते, कोई रमज़ान में लोगों को और मज़ीद बेहतरी आ जाती, कोई लोगों को पैसे दे देते, लोगों को बेहतर जो है वो जो ग़िज़ा जा रही है, मतलब जो चोकर जा रही है आटे के साथ निगहबान पैकेज में पंजाब में, वो देने की बजाय कोई अच्छा आटा और अच्छा खाने पीने का सामान दे देते, बजाय इसके कि हमने इलेक्शंस में ये सारा पैसा ज़ाया किया, क्योंकि चलाया तो कहीं और से जा रहा है। हुकूमत या शहबाज शरीफ साहब तो बस नाम के ही हैं, बस उनको भी समझ में आ रही है कि इससे ज़्यादा डिसफंक्शनल किस्म का वज़ीर आज़म नहीं हो सकता, इनफेक्टिव किस्म का वज़ीर आज़म नहीं हो सकता। आखिर में जी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को चोट आई, गिरे वो वहाँ पर वॉशरूम में, मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने आके उनका मुआयना किया है। नवाज़ शरीफ साहब की जब तबीयत ख़राब थी तो नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर लंदन इलाज के लिए भेजा गया था। ये पाकिस्तान से बाहर लंदन इलाज के लिए भेजने की बात नहीं हो रही है, लेकिन ये कि वहाँ पर कंपैशन दिखाया गया था और इस चीज़ का एहसास किया गया था कि नवाज़ शरीफ साहब की तबीयत ठीक नहीं, प्लेटलेट्स गिरे हुए हैं बकौल उनके। तो इस वजह से वफाकी हुकूमत ने उसमें कोई रुकावट नहीं खड़ी की और वफाकी हुकूमत खामोश रही थी कि ठीक है, अगर वो उनको जाना है तो वो चले जाएँ। इसी तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब की रिब्स फ्रैक्चर हुई हैं, 76 साल से ज़ायद उनकी उम्र है, ज़ईफ़ आदमी हैं, तो लिहाजा ये बल्कि कस्टडी में रहते हुए, जब इंजरी किसी को कस्टडी में होती है तो वो कस्टोडियन की ज़िम्मेदारी होती है। कस्टोडियन की ज़िम्मेदारी होती है कि अगर किसी की कस्टडी में कोई ज़ख्मी हो जाए, कोई इस तरह का मसला मसाइल हो जाए, तो वो ज़िम्मेदारी कस्टोडियन की है। तो कस्टोडियन यानी कि जेल सुपरिटेंडेंट ने इंतहा से ज़्यादा गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया है, जेल के अमले ने गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया है, और यही वजह है कि उनको ये चोटें आई हैं। अगर उनको चोटें, मतलब देखें उनमें लिखा हुआ है कि लेफ़्ट साइड पे सर पे है, फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड पे माथे पे है, फिर लेफ़्ट आंख पे है, फिर लेफ़्ट गाल पर है, फिर लेफ़्ट बाजू पर है। तो इससे पता चलता है कि वो गिरे और एक तरफ वो गिरे। अगर तशद्दुद होता तो फिर निशानात और तरफ भी जो रिपोर्ट है, बल्कि फ़िज़िकली अगर इंडिपेंडेंट कोई मौलिज जाकर उनका जो अपना पर्सनल मौलिज है वो उनका एग्जामिन कर ले तो बेहतर होगा, क्योंकि रिपोर्ट तो यही बताती है कि जी वो गिरे हैं और वॉशरूम में गिरे हैं। और जो बताया गया है वो सिस्टमेटिकली मैंने देखा है कि नालायकी में गलतियाँ हो जाया करती हैं, लेकिन अगर वाकई में गिरे हैं, जो कि लग भी रहा है कि गिरे हैं, क्योंकि एक ही साइड पर सारा कुछ हुआ है, यानी कि वो जब गिरे हैं वॉशरूम में स्लिप होकर तो एक साइड पर वो गिरे हैं, तो उनको इंजरीज़ आई हैं, उनकी रिब फ्रैक्चर हुई है, ज़ईफ़ आदमी हैं। और नवाज़ शरीफ साहब को तो जब बाहर जाने की इजाज़त दी गई थी उस वक्त वो सज़ा याफ्ता मुजरिम थे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब पे तो अभी तक कुछ साबित भी नहीं हुआ है, यानी कि वो मुल्ज़िम हैं, ठीक है। तो इसलिए तो फिर और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो मरीम नवाज़ साहिबा को राज़ी करने के लिए, उनको खुश करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ये मरीम नवाज़ साहिबा के कहने पर उनको किसी किस्म की रियायत नहीं दी जा रही है, उनके साथ किसी किस्म की लचक का मुज़ाहरा नहीं किया जा रहा, उनके साथ ये सख्तियाँ, ये जुल्म किए जा रहे हैं, ये मरीम नवाज़ साहिबा की वजह से, मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा के कहने पर किए जा रहे हैं, क्योंकि ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है अडयाला जेल, तो लिहाजा मैडम चीफ मिनिस्टर इसके लिए ज़िम्मेदार हैं और उन्हीं की ख्वाहिश पे सारा कुछ हो रहा है। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो ज़रा और सोच के मालिक हैं और वो फेडरल सतह पे अपने झमेलों में मसरूफ़ हैं, उनकी अपनी पसूड़ियाँ चल रही हैं, उनको ये नीचे वाले मामलात का नहीं पता। लेकिन मैडम चीफ मिनिस्टर ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को टारगेट करके रखा हुआ है, टारगेट करके, और क्योंकि उनका गुस्सा जो है वो मोनस इलाही पे भी है तो उनको भी उन्होंने टारगेट किया हुआ है, तो वो उनको टॉर्चर करने के लिए उनके वालिद के साथ जो कुछ हो रहा है वो करती हैं ताकि ये कि जी मैसेज वहाँ जाए और उनको भी तकलीफ पहुँचे, यानी कि मोनस इलाही को। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को इस वीलॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।